अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 15। और आज का टॉपिक हमारा है वो है नर्व इम्पल्स। याद रखिएगा, नर्व इम्पल्स हमारी पूरी बुक का सबसे मुश्किल टॉपिक है, जिसको एक्सप्लेन करना सबसे मुश्किल होता है और स्टूडेंट के लिए समझना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इस लेक्चर को तवज्जो के साथ सुनने में समझने में कामयाब हो जाते हैं तो ना ये सिर्फ आपकी कामयाबी होगी बल्कि मेरी कामयाबी होगी कि ये लेक्चर में आपको डिलीवर करने में कामयाब हो सका। तो ये नर्व इम्पल्स जो है वो आने वाले 3 से 4 लेक्चर जो हमारे होंगे वो इसी टॉपिक की कंटिन्यूशन में होंगे। तो इन तमाम लेक्चर्स को आपने तवज्जो के साथ सुनना है और हर लेक्चर के एंड में आपसे कुछ की पॉइंट्स भी पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नर्व इम्पल्स। तो सबसे पहले हम ये समझने जा रहे हैं कि ये नर्व इम्पल्स होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स डेवलप्ड बाय अ न्यूरॉन फॉर कम्युनिकेशन इज नोन एज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है डेवलप बाय अ न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होते हैं जो कि न्यूरॉन प्रोड्यूस करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता। हमारे जिस्म का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के क्या है? राब्ते में है। हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड से क्या है? कम्युनिकेशन है। इस हाथ पे अगर कोई मुझे को चोट लगाएगा तो दूसरा हाथ बचाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है? इनके दरमियान कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन किसकी वजह से है? न्यूरॉन की वजह से। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। इसमें केमिकल सिग्नल इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो न्यूरॉन जो है वो डेवलप करते हैं और डेवलप करने का मकसद होता है फॉर कम्युनिकेशन, राब्ता। हमारे जिस्म का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से क्या आ जाए? राब्ते में आ जाए, उसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो आपसे अगर पूछा जाए नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल हैं जो न्यूरॉन डेवलप करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब जो है वो नर्व इम्पल्स के थोड़ा सा मैकेनिज्म के लिए हम बात करेंगे। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एन नर्व इम्पल्स। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है ये। तो नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इस पूरे मैकेनिज्म को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस की मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस के हम किस लिहाज से बात करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर यह है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। क्या है ये? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। अब न्यूरॉन के ये सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट है और ये क्या है? सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है। तो अंदर के इन्वायरमेंट को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर और बाहर वाले को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। अब हम ये देखेंगे कि अंदर जो है न्यूरॉन के सेल के अंदर कौन कौन से आइंस ज़्यादा तादाद में हैं और न्यूरॉन के सेल के बाहर जो है वो कौन कौन से आइंस जो है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने कहा द इंट्रासेलुलर, गौर से सुनिएगा, सेल के अंदर की अगर हम बात करेंगे, द इंट्रासेलुलर मेजर पॉजिटिव आइंस आर पोटेशियम। सेल के अंदर जो है वो पॉजिटिव आइन कौन सा सबसे ज़्यादा है? पोटेशियम। एंड सोडियम, सोडियम की बात करेंगे, आर मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आइंस। गौर से सुनिएगा, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा है? पोटेशियम। एंड सोडियम कहाँ है? आर मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर। तो मैं यहाँ अगर डायग्राम की अगर बात करूँ कि मैंने यहाँ डायग्राम में सिर्फ याददाश्त के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा है। सेल के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने पोटेशियम आइंस ज़्यादा रखे हैं और सेल के बाहर अल्लाह ताला ने पोटेशियम आइंस जो है वो ज़्यादा रखे हैं। चले भाई, तो हमने कहा द कंसंट्रेशन ऑफ, अब देखो कितने ज़्यादा रखे हैं, आइए उसकी भी बात करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज 30 times greater inside the fluid than outside, and the concentration of sodium is nearly 10 times greater outside than inside the fluid। अब देखो अल्लाह ताला ने सेल के अंदर 30 गुना ज़्यादा पोटेशियम रखा है बनिस्बत किसके? सेल के बाहर के। और अल्लाह ताला ने सोडियम जो है वो 10 गुना ज़्यादा रखा हुआ है सेल के अंदर के मुकाबले में। ये बात समझ में आई? देखो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, सोडियम जो है वो बाहर ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तरतीब, भाई कौन सा अंदर ज़्यादा, कौन सा जो है वो बाहर ज़्यादा। अब अंदर कौन ज़्यादा है? पोटेशियम। कितना गुना ज़्यादा है? 30 टाइम्स, 30 गुना ज़्यादा। अगर यहाँ बाहर 1 पोटेशियम है तो अंदर 30 होंगे, यहाँ अगर 100 होंगे तो यहाँ 30 को मल्टीप्लाई करोगे। सेम इसी तरीके से सोडियम जो है वो अंदर के मुकाबले में 10 गुना क्या है? सेल के बाहर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। तो यहाँ हमने कहा द इंट्रासेलुलर मेजर पॉजिटिव आइंस आर पोटेशियम, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, एंड सोडियम आर मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आइन।
और सेल के बाहर जो है वो सोडियम ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस इज 30 टाइम्स ग्रेटर इनसाइड द फ्लूइड, 30 गुना ज़्यादा है देन आउटसाइड के मुकाबले में। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज नियरली 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड देन इनसाइड द फ्लूइड। और सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? बाहर जो है वो 10 गुना ज़्यादा है बनिस्बत किसके? सेल के अंदर। अब यहां तक कि हमने बात की भाई ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुई, तो यहां ये बता रहा है दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड लार्जली बाय द सोडियम पोटेशियम पंप विच एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इनसाइड द सेल। भाई ऐसा क्यों है कि भाई 30 गुना पोटेशियम जो है वो अंदर ज़्यादा है, सोडियम 10 गुना ज़्यादा है? तो इसका जवाब दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी ना इसकी वजह क्या है? दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड लार्जली बाय सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो एक्टिवली का जब भी वर्ड आ जाए इसका मतलब एनर्जी इस्तेमाल करते हुए, विच एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ द सेल, जो सोडियम को सेल से बाहर लेके जाता है और पोटेशियम को क्या करता है? अंदर लाता है। भाई ऐसा क्यों था कि ये 30 गुना यहाँ ज़्यादा वो ज़्यादा है? तो यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप अल्लाह ने रखा है। ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है कि ये सोडियम को जो है वो बाहर भेजता है और पोटेशियम को जो है वो अंदर ही ज़्यादा मेंटेन रखता है। आगे उसकी भी डिटेल आएगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव आयंस की बात करेंगे। नेगेटिव आयंस, द नेगेटिव आयंस इनसाइड द न्यूरोलीमा आर क्लोराइड। इसके अलावा जो है सेल के अंदर कुछ नेगेटिव आयंस भी होते हैं, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड सम प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूस इनसाइड एंड कैन नॉट डिफ्यूज आउटसाइड द सेल। और कुछ प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। आपको मालूम है सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं, वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये सेल के अंदर बनते हैं और वो डिफ्यूजन के जरिए जो है सेल से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, वो सेल से बाहर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो यहाँ इस पूरे इस फिनोमिना को अगर मैं डायग्राम से अगर बताऊँ तो आगे वाली डायग्राम में बताता हूँ। अब यहाँ मैं बात करता हूँ डायग्राम से। तो हमने कहा कि सेल के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा थी? एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस कर लेते हैं। सेल के अंदर जो वो पोटेशियम ज़्यादा था, सेल के बाहर जो वो सोडियम ज़्यादा था, और सेल के अंदर कुछ नेगेटिव आयंस भी अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखे हैं, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और कुछ प्रोटीन जो सेल के अंदर बनते हैं और वो डिफ्यूजन के जरिए बाहर नहीं जा सकते। ये पूरी डायग्राम में हमने सारी चीज़ें समेट दी। अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस हमने पढ़ ली ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बात करने जा रहे हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है? द वोल्टेज मेजर अक्रॉस द न्यूरोलीमा इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। भाई देखे ना, यहाँ अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस में हमने पढ़ा ना, यहाँ नेगेटिव ज़्यादा है, यहाँ बहुत सारे, यहाँ सोडियम ज़्यादा है, यहाँ अंदर नेगेटिव बहुत सारे चार्ज थे। तो इनके दरमियान क्या होता है? वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे उसके अराउंड क्या हो जाएगा? वोल्टेज क्रिएट होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है? द वोल्टेज मेजर अक्रॉस न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा क्या है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। न्यूरॉन जो सेल थे उसकी मेम्ब्रेन को हमने न्यूरोलीमा कहा। द वोल्टेज मेजर अक्रॉस न्यूरोलीमा इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। भाई न्यूरोलीमा के इतराफ में अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल अक्रॉस द न्यूरोलीमा व्हेन इट इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड टू सेंड अ नर्व इम्पल्स। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये वो पोटेंशियल है जब न्यूरॉन को जो है वो कोई स्टिमुलस नहीं मिलता। जैसे मेरा हाथ है ना, अब देखो ये हाथ है ना, अब इस हाथ के अंदर जो नर्व्स मौजूद है ना उसके पास भी क्या है? वोल्टेज मौजूद है। तो अब मैं इसको कोई चीज़ टच नहीं कर रहा, तो उस वक्त उन मेम्ब्रेन के पास जो वोल्टेज है वो कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद आता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होगा? जब कोई चीज़ टच होगी, जब कोई चीज़ टच होगी तो उसके पोटेंशियल में क्या आएगी? तब्दीली आएगी। जब कोई चीज़ टच होगी तो उसके पोटेंशियल में क्या आती है? उसके वोल्टेज में तब्दीली आती है। उस वोल्टेज को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? जब इसको कोई टच ना कर रहा हो, जब इसको कोई स्टिमुलस ना मिल रहा हो, किसी भी किस्म का कोई स्टिमुलस नहीं मिलता, उस वक्त जो वोल्टेज होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब किसी ने स्टिमुलस दे दिया, टच, साउंड, वाइब्रेशन, बहुत सारे स्टिमुलस हो सकते हैं, तो जैसे ही स्टिमुलस दिया तो वो कहलाएगा एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ हमने कहा द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल अक्रॉस द न्यूरोलीमा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो न्यूरोलीमा के अराउंड का वो पोटेंशियल है व्हेन इट इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड टू सेंड अ नर्व इम्पल्स। जब इसको कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा होता उस वक्त का जो भी पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। और शॉर्ट में हम कहते हैं उसे RMP। क्या कहते हैं उसे हम शॉर्ट में कहते हैं RMP। अब जो है वो उसको RMP को किस में मेजर करते हैं? इट इज़ मेजर इन मिली वोल्ट। इसको किस में मेजर करते हैं? मिली वोल्ट्स के अंदर जाके इसको मेजर करते हैं। इसकी वैल्यू की बात करेंगे, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज़ अ वैल्यू ऑफ -70 मिली वोल्ट।
इसका नॉर्मली वोल्टेज कितना होता है, -70 मिली वोल्ट जो होता है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। या तो हो गया। अब नोट करके जितनी भी बातें इस पूरे लेक्चर जो आने वाले लेक्चर्स में भी नोट करके आए, ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतनी सारी डिटेल आप नहीं लिख पाते, तो इसलिए जो है वो नोट करके जो जो मेन बातें होती है ना एमसीक्यू के लिहाज से, वो नोट करके मैं लिखवाता जाता हूँ ताकि वो पॉइंट्स आपको पता हो। सबसे पहले भाई ये माइनस में क्यों है, द नेगेटिव साइन इज रिलेटेड टू इनसाइड एक्सेसिव नेगेटिव आइंस। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि सेल के अंदर जो है वो क्या है, सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव आइंस ज़्यादा थे, फॉस्फेट, सल्फेट, प्रोटीन, ये बाहर के मुकाबले, इसीलिए जो है वो नेगेटिव को जो है अंदर ज़्यादा है, इसीलिए हमने इसको माइनस पे लिखा। द नेगेटिव आइन इज साइन इज रिलेटेड टू द इनसाइड एक्सेसिव नेगेटिव आइंस। ये शो कर रहा है कि अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है बनिस्बत बाहर के, इसलिए नेगेटिव हमने शो किया। If the membrane potential becomes more negative than the resting potential, the membrane becomes hyperpolarized। याद रखिएगा resting membrane potential कितना है, -70, और अगर ये वोल्टेज -70 से भी ज़्यादा हो जाए, -90 पे चला जाए, -80 पे चला जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरपोलराइज। क्या कहते हैं इसे हम, हाइपरपोलराइज कहेंगे। इफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव, कब कौन सी कंडीशन में होगा आगे पढ़ेंगे। तो हमने कहा अगर ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल के मुकाबले में भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, द मेम्ब्रेन बिकम हाइपरपोलराइज। हम कहते हैं वो क्या हो गई है, हाइपरपोलराइज। द न्यूरॉन है फार मोर पोटेशियम लीकेज चैनल देन सोडियम लीकेज चैनल। अब देखो न्यूरॉन के अंदर एक और बात कि यहाँ जो है वो अल्लाह ताला ने क्या रखे हुए हैं, यहाँ जो है वो कुछ चैनल्स रखे हुए, रास्ते रखे हुए। अब ये जो चैनल होते हैं वो क्या होते हैं, इसके ज़रिए सोडियम जो है वो अंदर से बाहर जाता है, और सोडियम जो होता है, पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर जाता है, और सोडियम जो होता है वो बाहर से अंदर आता है। लेकिन क्या चीज़ बताई है, द न्यूरॉन्स हैव फार मोर पोटेशियम लीकेज चैनल। अल्लाह ताला ने न्यूरॉन्स को पोटेशियम के जो लीकेज वाले जो चैनल दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में दिए हैं बानिस्बत किसके, सोडियम लीकेज चैनल। सोडियम की लीकेज चैनल के मुकाबले में, सोडियम की लीकेज चैनल के मुकाबले में पोटेशियम वाले चैनल की तादाद ज़्यादा है, ये भी याद रखना है। पोटेशियम डिफ्यूजेस आउट ऑफ द न्यूरोलीमा एट मच फास्टर रेट देन द सोडियम लीक्स इन। अब देखो ना, पोटेशियम के जो चैनल हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में बनिस्बत सोडियम के, तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी लीकेज की बात होगी, जब भी लीकेज की बात होगी तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो सेल से अंदर से बाहर जाएगा बनिस्बत किसके, सोडियम जो है वो अंदर। सोडियम जितनी रफ्तार से बाहर से अंदर आएगा ना, पोटेशियम की जो रफ्तार होगी ना वो उसके मुकाबले में क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पोटेशियम के जो चैनल्स हैं उनकी तादाद क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ हमने कहा पोटेशियम डिफ्यूजेस आउट ऑफ द न्यूरोलीमा एट मच फास्टर रेट देन सोडियम लीक्स इन। जितनी तेज़ी से जब भी गुजरने का मौका मिलता है तो सोडियम बहुत जो है वो स्लो रफ्तार से आता है, और पोटेशियम इसके मुकाबले में ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सेल से बाहर चला जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप, अब जब भी क्या होता है, फिर एक और चीज़, सोडियम पोटेशियम पंप ब्रिंग 2 पोटेशियम आइन इनटू द सेल व्हाइल रिमूविंग 3 सोडियम पर एटीपी कंज्यूम। अब देखो भाई, आगे हम एक्शन पोटेंशियल में बात करेंगे कि जब भी सोडियम चैनल खुल जाते हैं ना तो सोडियम बहुत सारी तेज़ी से नीचे अंदर सेल के अंदर आ जाते हैं, और जो पोटेशियम चैनल खुलता है तो पोटेशियम बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ इस मेम्ब्रेन के अंदर रखा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है, जो सोडियम बहुत सारा अंदर आ जाता है ना उसको अंदर से निकाल के बाहर फेंकता है, और बदले में जो पोटेशियम बाहर चले जाता है उसको पकड़ के अंदर ले आता है। लेकिन कितनी तादाद लाता है, ये कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप ब्रिंग्स 2 पोटेशियम आइन इनटू द सेल। 2 पोटेशियम आइन को पकड़ के अंदर लाता है, व्हाइल रिमूविंग 3 सोडियम आइंस पर एटीपी कंज्यूम। एक एटीपी इस्तेमाल होता है, आपको याद रखिएगा, एटीपी कहलाता है करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी होती है ना, करेंसी का मतलब क्या होता है, जब भी पैसे देते हैं काम कराते हैं, तो हमें सेल में जब भी एनर्जी वाला काम कराना होता है तो एटीपी इस्तेमाल होती है। तो एक एटीपी जब भी इस्तेमाल होगा, बदले में वो क्या करता है, 2 पोटेशियम आइन को पकड़ के अंदर लाता है, और जो सोडियम होते हैं जो इतने सारे अंदर आ गए होते हैं तो उन 3 सोडियम को निकाल के बाहर फेंकता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम है। इस तरह सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर मेंटेन रहती है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर मेंटेन रहती है। फिर क्लोराइड आयन की बात करेंगे। क्लोराइड आयन टेंड टू एक्यूमुलेट आउटसाइड ऑफ द सेल बिकॉज दे आर रिपेल्ड बाय नेगेटिव चार्ज प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ कह रहा है कि क्लोराइड आयन जो होते हैं वो सेल के बाहर जो है वो ज़्यादा रहते हैं, टेंड टू एक्यूमुलेट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर रिपेल्ड बाय नेगेटिव चार्ज प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म। भाई क्लोराइड आयन जो है वो जब भी सेल के अंदर आने की कोशिश करता है ना, तो सेल के अंदर क्या है, फॉस्फेट, सल्फेट, प्रोटीन, ये सब नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब भी बेचारा क्लोराइड आयन जो है वो बाहर से अंदर आने की कोशिश करता है तो नेगेटिव को क्या करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन जो है वो सेल से बाहर ही ज़्यादातर रहते हैं। तो यहाँ हमने कहा क्लोराइड आयन टेंड टू एक्यूमुलेट आउटसाइड
ऑफ द सेल बिकॉज दे आर रिपेल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म। नेगेटिव चार्ज जो प्रोटीन है वो उसको रिपेल करता है और उसको बाहर ही रखता है। आइए अब हम इस पूरी बातों से रिलेटेड हम आपसे पूछे जाएंगे 8 की पॉइंट्स, 8 की पॉइंट्स पूछते हैं, देखते हैं कौन जवाब दे। की पॉइंट्स ऑफ लेक्चर 15, क्योंकि इसकी जो आगे कंटिन्यूशन होगी लेक्चर 16 में हम फिर एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल डेवलप बाय अ न्यूरॉन फॉर कम्युनिकेशन इज नोन एज। भाई न्यूरॉन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो डेवलप करते हैं कम्युनिकेशन के लिए उसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज डेज टाइम ग्रेटर इनसाइड देन आउटसाइड। पोटेशियम आइंस की जो कंसंट्रेशन है वो कितने गुना ज़्यादा है बाहर के मुकाबले में? कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आइंस इज डेज टाइम ग्रेटर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर जो है वो कितनी गुना ज़्यादा वो बताना है। क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड सम प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट देन आउटसाइड। सेल के अंदर ये ज़्यादा होते हैं बनस्बत बाहर के, तो ये मैंने खुद ही की पॉइंट्स का आंसर भी लिख दिया मैंने गलती से। डैश इज द पोटेंशियल अक्रॉस द न्यूरोलीमा व्हेन इट इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड टू सेंड नर्व इंपल्स। जब उसको स्टिमुलस नहीं मिलता तो उस वक्त न्यूरोलीमा का जो पोटेंशियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? RMP हैज़ अ वैल्यू। RMP की आपने वैल्यू बतानी है कितने मिली वोल्ट होती है। इफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल द मेम्ब्रेन बिकम। भाई अगर मैं रेस्टिंग के भी मुकाबले में अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? और फिर आपने लास्ट सोडियम पोटेशियम पंप ब्रिंग 2 पोटेशियम इनटू द सेल वाइल रिमूविंग डेज सोडियम आयंस पर ATP कंज्यूम। 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है और बदले में कितने सोडियम आयंस को बाहर भेजता है वो आपने बताना है पर ATP। एक ATP इस्तेमाल होने पर वो कितने सोडियम को बाहर भेजता है वो बताना है। ये कुछ 8 की पॉइंट्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन से रिलेटेड थे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 में हम फिर एक्शन पोटेंशियल को समझेंगे और एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए आपका ये वाला लेक्चर जो है वो अच्छे से समझा हुआ होना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।